नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 25 दिन गुजर चुके हैं हाथरस कांड में। सवाल अभी भी उलझा हुआ है कि पीड़िता की हत्या किसने की। पीड़िता के गांव में इस वक्त पहरा है। एसआईटी की जांच लगातार जारी है। 40 लोगों से एसआईटी की टीम अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है, सच की पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। गांव के अंदर और बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। 3 तस्वीरें, गांव के अंदर पहरा, गांव के बाहर पहरा, और इसके अलावा 40 लोगों से पूछताछ एसआईटी की टीम लगातार कर रही है। और आपको बताएं कि आज तक की टीम भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। हम आपको दिखाते हैं कि गांव में इस वक्त माहौल क्या है। मैं पूरा सुरक्षा का जो यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी आपको देता हूं कि यहाँ देखिए पुलिस बल पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। सारे जवान आप देख रहे हैं कि इसमें पीएसी के भी जवान मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तो सीधा मकसद यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा था कि जो पीड़ित परिवार है उनको सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, वहीं आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरी जो गैलरी जाती है ये जाता है पीड़ित परिवार के घर की तरफ। और ये आप देखिए पूरा यहाँ से जो रास्ता गया हुआ है, यहाँ पर भी पुलिस बल तैनात हैं। यहाँ महिला सुरक्षा बल हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो लोग की सिविल ड्रेस में हैं, जो कि घर में जो पीड़ित परिवार है उनके सॉइडो के तौर पर यहाँ पर वो लोग मौजूद रहते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो पुलिस है वो बाकायदे इस रजिस्टर में सभी लोगों के नाम अंकित करती है। जो लोग भी एंट्री करते हैं उनको इस रजिस्टर में नाम देना होता है और उसके बाद ही ये लोग यहाँ से अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा सीधे आप देखिए कि घर के सामने का जो रास्ता जाता है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इसका कंट्रोल रूम आपको दिखाते हैं कि कहां पर बनाया गया है। कंट्रोल रूम की जानकारी और निगरानी बाकायदे यहाँ अधिकारी शाम टाइम में करते हैं। ये कंट्रोल रूम है। यहाँ पर जो है पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां सीसीटीवी कैमरे जो 5 की संख्या में लगाए गए हैं अलग अलग गलियों में, उनके कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी की जाती है। और यही शाम को जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोगों की तफ्तीश करते हैं। कंट्रोल रूम आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये कंट्रोल रूम जो बना हुआ है, इसमें जो मॉनिटर लगा हुआ है, इसमें घर के अंदर की तस्वीरें तो आ ही रही हैं, साथ ही जो गांव के आसपास का जो इलाका है वो पूरा इसमें दिखाई पड़ रहा है। और 5-6 जो कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, उन कैमरों से जब गांव के अंदर कोई एंट्री करता है तो उसकी भी जानकारी लगातार मिलती है। इसके अलावा जब कोई घर से बाहर की तरफ निकलता है तो उसकी भी पूरी तस्वीर इस कंट्रोल में दिखाई पड़ती है। और इसका बाकायदे इन्वेस्टिगेशन शाम को यानी कि मुआयना किया जाता है सीनियर अधिकारियों के द्वारा कि कोई ऐसे लोग तो नहीं आए हैं जो कि परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके की विस्तृत व्यवस्था उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से किया गया और इसका सीधा मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिवार वालों को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए और जब तक वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से आज तक के कैमरे में चश्मदीद ने बताया है कि जो लवकुश है वो पानी लेकर के आया था। मैं आपको यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ कि ये जो घर है ये यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर ये लवकुश का घर है। ये यहाँ घर है उनका और यहीं से जो छत है वो जुड़ी हुई है, जो पीड़ित परिवार है उनका छत है। ये 10 कदम की दूरी पर ये पीड़ित परिवार का घर है और यही दोनों लोग आस पड़ोस में रहते हैं। जब खेत में ये देखा गया कि 14 तारीख को पीड़िता का जो है वहां पर पानी मांगा जा रहा था, तो लवकुश की मां ने अपने बेटे को बोला कि वहां पर पानी लेकर के वो पहुंचे और ये जानकारी मिल रही है कि सड़क के पास से पानी लेकर के आया गया। तो इस तरीके की बात कही जा रही है। इन तमाम चीजों की जो तफ्तीश एसआईटी कर रही है वो भी पूछताछ करने के लिए बहुत सारे जो पड़ोसी हैं, जो आस पड़ोस में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कई लोगों को नोटिस सर्व किया गया है और उन लोगों से पूछताछ के लिए ये जानकारी ली जाएगी कि आखिर इन दोनों परिवारों के बीच में संबंध कैसे थे। केवल 10 कदमों का जो फासला है इन दोनों परिवारों के बीच में, उस फासले में इतनी जिस तरीके से हैवानियत हुई, उन तमाम चीजों को लेकर के पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है।
है और यही जांच एसआईटी की तरफ से की जा रही है। जानकारी यह भी है कि अंत्येष्टि जिस दिन हुई थी उस दिन किस तरीके से पुलिस ने लापरवाही और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कैसे लापरवाही की, एक वीडियो बना था और उस वीडियो में बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं। उन लोगों को भी एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो उन लोगों के जो घर हैं वो इधर पड़ते हैं और इसी की थोड़ी दूरी पर जहां पर अंत्येष्टि की गई थी वहां पीड़िता का शव जलाया गया था, वहां भी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो ऐसी जानकारी मिल रही है और ये तमाम तफ्तीश एसआईटी इसलिए करना चाहती है कि वो अब विस्तृत जानकारी हासिल करके 16 तारीख को अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद ही तमाम चीजें निकल करके बाहर आएंगी। तो चलिए, दोनों हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ है, शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवेंद्र, बात सबसे पहले आपसे करेंगे क्योंकि एक एक करके वीडियोज आ रहे हैं। वो वीडियो लगातार हमने दिखाया था जो कि 14 सितंबर का था, उसके बाद चश्मदीद का सामने आना, 40 लोगों से सवाल जवाब पूछताछ लगातार जारी है और ऐसे में गांव में पहरा 3 टायर सिक्योरिटी है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या परिवार खुश है? और सबसे बड़ी बात, न्याय तक पहुंचना है। पहले से थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा हो चुका है क्योंकि ये साबित करना कि आखिरकार क्या चीज सही है और क्या गलत, ये पुलिस के लिए और जो सीबीआई है, एसआईटी, सबके लिए चुनौती की बात है। इसीलिए एसआईटी इतने लोगों से पूछताछ करने का मन बना रही ताकि हर पहलू से इसकी जानकारी ली जा सके। आरोपी पक्ष हो, पीड़ित पक्ष हो, चश्मदीद हो, पुलिस हो या और तमाम दूसरे लोग हैं, उन सबसे इसीलिए 40 लोग बुलाए गए हैं ताकि पूछताछ की जाए। और दूसरी बात यह है कि इन सब के साथ वो एविडेंस भी मिले जिस एविडेंस के बिना पर किसी की भी बात की सच्चाई की पर भरोसा किया जा सके, ये भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए हर एक पहलू का बड़ी गहराई से, गहनता से परीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो वीडियोज आए हैं, चाहे वो घटना के दिन की बात हो, उसमें साफ पता चलता है कि उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे, हंसिया और चप्पल और दूसरी चीजें देख करके। तो इसका मतलब जिस वक्त घटना हुई उस वक्त वहां पर लोग मौजूद थे, तो उन्होंने आखिरकार क्यों नहीं उस वक्त रोका आरोपियों को, ये बड़ा सवाल है। और इसी के सवालों के जवाब जानना चाहती है एसआईटी पीड़ित परिवार से भी। इसके अलावा दूसरे वीडियोज जो आए, जो जिस रात में अंतिम संस्कार किया गया, परिवार का कहना है कि उनको अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया, उनकी जानकारी और उनकी इच्छा के बगैर किया गया। पुलिस ने कहा कि नहीं, हमने बताया था, उनकी जानकारी में था, तो वो एविडेंस नहीं दिख रहा है। तो जो ये विरोधाभास है उसको साबित करने के लिए हर एक बात के लिए एक एक एविडेंस चाहिए होगा। और सबसे जो अहम सबूत है इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यानी कॉल डिटेल लोकेशन की, उसकी भी सबसे सख्त जरूरत होगी क्योंकि अभी तक जो एक कॉल डिटेल आई जिसमें संदीप आरोपी जो है उसकी पीड़ित लड़की के भाई के नंबर पर लगातार बात होती रही, उसके बारे में अभी तक पीड़ित पक्ष ने साफ जवाब नहीं दिया है कि आखिरकार क्यों बात होती थी, किससे बात होती थी और जब कोई संपर्क नहीं था तो किस तरह से बात हो रही थी। इसके अलावा बाकी जो आरोपी हैं उनका दावा है कि वो अलग अलग लोकेशंस पे थे, तो उन अलग लोकेशंस का क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो दे सकते हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज के मामले में हो, चाहे वो कोई ऐसा रजिस्टर हो जो कि प्रूव कर सके कि यहां पर मौजूद थे, या फिर उनके मोबाइल की लोकेशन हो। तो ये सारी चीजें एक साथ कनेक्ट करना और कनेक्ट करके इसके आधार पर साबित करना कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये बहुत अहम है। और उसी के बाद अहम भी है शिवेंद्र, ये अहम भी है। लेकिन जितेंद्र जरा समझाइए, बिल्कुल जितेंद्र जरा समझाइए, ये बहुत अहम है जो बातें शिवेंद्र बता रहे, इतने सारे विरोधाभास। उस बीच कल जो चिट्ठी आई थी ये कहते हुए कि हम बेकसूर हैं और हमको फंसाया जा रहा है, और दूसरी बड़ी बात चश्मदीद का बयान जो कि आज तक के पास है, और इससे भी बड़ी बात जब सीबीआई जांच की मांग हुई थी, जिस वक्त परिवार कह रहा था कि हमें तो न्यायिक जांच चाहिए, लेकिन सीबीआई की टीम कहीं नजर नहीं आ रही, एसआईटी की जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल नवजोत, इसी बात को लेकर के परिवार वाले लगातार ये कह रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। एसआईटी का जो दायरा है वो 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, 16 तारीख को उनको रिपोर्ट देना है और इसी तरीके से वो लोग छानबीन कर रहे हैं। 40 लोगों से उनकी पूछताछ चल रही है, लेकिन सीबीआई जांच के लिए जिस तरीके से कहा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि शनिवार के दिन ही उनकी तरफ से नोटिफिकेशन दे दिया गया, लेकिन सीबीआई ने अभी तक इस पूरे मामले को टेक ओवर क्यों नहीं किया। इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल अभी उठ रहे हैं और परिवार वाले जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही उनको न्याय मिलेगा। तो इस तरीके की बातें परिवार वाले कह रहे हैं और परिवार वालों की लगातार न्याय की मांग इस पूरे मामले में की जा रही है, लेकिन सीबीआई अभी इस पूरे मामले में कहीं भी नहीं दिख रही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि सीबीआई जो कि एक एक्सपर्ट होती है एजेंसी, उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके जरिए वो जानकारी हासिल कर सकती है कि आखिर कौन है इस पूरे मामले में गुनहगार और किस तरीके से इस पूरी साजिश को रची गई। लेकिन सीबीआई अभी इसमें कहीं भी उसने स्टेप इन ही नहीं किया है, यानी कि किसी भी तरीके से उसने अपनी जांच शुरू ही नहीं की है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल
भी खड़े हो रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज भी सवाल खड़ी कर रहे हैं कि इतने दिन पहले अगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कह दिया गया कि सीबीआई जांच होगी तो अभी तक सीबीआई जांच शुरू क्यों नहीं हुई। तो इस बात को लेकर के परिवार वाले भी लगातार कह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और उनका यह भी कहना है कि अब जब आरोपी जो हैं उनकी तरफ से चिट्ठी आती है और वो कहते हैं कि वो बेगुनाह है तो अब उनके खिलाफ साजिश हो रही है, परिवार वालों का कहना है। और पीड़ित परिवार लगातार जितेंद्र और शिवेंद्र दोनों बिल्कुल हमारे साथ रहिए। जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि हाथरस के गांव में सुरक्षा का जायजा लिया डीआईजी शलभ माथुर ने। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार पुलिस की सुरक्षा से पूरी तरह से संतुष्ट है। शलभ माथुर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सुरक्षा के लिए जिस तरीके से परिवार वाले लगातार गुहार लगा रहे थे कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, किस तरीके के इंतजाम इस समय दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आपको यहाँ भेजा गया है। जी, सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे 2 शिफ्ट के अंदर ड्यूटीज है, पीएससी भी है, सादा पुलिस बल भी है और इसके साथ साथ हमारे पुलिसकर्मी जो राजपत्र अधिकारी वो भी तैनात है। 2 शिफ्ट में ड्यूटी है, अलग अलग तरह की ड्यूटी है, शेडो ड्यूटी है, बैरियर ड्यूटी है, स्टैटिक ड्यूटी है और साथ ही साथ हम लोग के द्वारा यहाँ पे फायर की भी तैनाती की गई है, फायर यूनिट की भी, और घर वालों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उसकी भी चेकिंग कराई जा रही है। यहाँ पर एक रजिस्टर भी मेंटेन है और निरंतर रूप से संवाद स्थापित है और आप स्वयं ने भी आपने भी देखा होगा कि पर्याप्त संख्या में यहाँ पुलिस बल है। इसके अलावा नियमित रूप से जो पीड़ित परिवार है उनसे भी बातचीत की जाती है और उनके द्वारा जो भी चीजों की सुझाव या उनको जो रहता है उस संदर्भ के अंदर हम लोग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए। इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको यहाँ भेजा गया। पूरा जो गांव का इलाका है, इन लोगों का ये कहना कि कई जगहों पर पंचायतें हो रही हैं जिसकी वजह से इन लोगों को दिक्कत हो सकती है। जी, इस संदर्भ के अंदर भी मंत्रणा की गई है और इस संदर्भ में भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी है जिला प्रशासन के साथ और जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ तैयार की जा रही है और इस सीट के अंदर जो है जो घर वालों के पीड़ित परिवार की सुरक्षा है उसको भी दृष्टिगत रखते हुए जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल। और सियासत अलग से गरमाई हुई है इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि सभी सियासी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। क्या कहना है एनसीपी और सत्ताधारी बीजेपी का, हम आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से हाथरस के आरोपी अपनी बेगुनाही की चिट्ठी जेल से लिख रहे हैं, पीड़ित परिवार पे ही अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, हमें लगता है ये गंभीर है। निश्चित रूप से कोई भी आरोपी अपने गुनाहों को कभी स्वीकारता नहीं, बचाव में अलग अलग तथ्य पेश करने का काम करता है और जिस तरह से पूरा वातावरण बना है हमें लगता है कि प्रशासन को, पुलिस तंत्र को, सरकार को पूरी तरह से मामले को डाइल्यूट करने का एक प्रयास हो रहा है। देखिए, कानून अपना काम करेगा। मुझे लगता है कि हमें जजमेंट से पहले जंप नहीं करना चाहिए और जो भी कानून है उस पर काम करेगा। जो गुनाहगार छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बेगुनाह छुआ नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान के दिग्गज दलित नेता और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। उनका 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये दुखद खबर की जानकारी दी। कल सुबह 10 बजे पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा है उस वक्त बिहार की राजनीति का एक बड़ा सितारा गुम हो गया। हिंदुस्तान की दलित राजनीति को नया व्याकरण देने वाले दलित नेता रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, दिल को गहरी चोट पहुंचाती है। देश ने एक गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का और किसान का, दलितों का एक बहुत बड़ा नेता खो दिया। पासवान जी का निधन एक बेहद ही दुखद समाचार है। वो
जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। बिहार की राजनीति की त्रिमूर्ति में एक मूर्ति पासवान थे। पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति जिन 3 चेहरों की धुरी पर नाचती रही, उनमें से एक चेहरा रामविलास पासवान थे। लालू और नीतीश के साथ बिहार में समाजवाद की युवा तिकड़ी का एक इक्का बिखर गया। पासवान चले गए हमेशा हमेशा के लिए। लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको देखते रहे हैं। एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का रहा है। राजनीति भले ही अलग मायने हैं, लेकिन एक परिवार के संबंध में, परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो है रहे हैं। पासवान के लिए राजनीति का सफर एक खुरदुरा सफर रहा। जमीन पर संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाने वाले नेता थे। अपने इरादों के पत्थर को सियासत के आसमान में ऐसा उछाला कि उसमें सुराख कर दिया। ऐसा सुराख जो दलितों के लिए राजनीति के आंगन का दरवाजा खोल दे। तभी तो बिहार में जगजीवन राम के बाद दलित चेहरे के रूप में कोई चेहरा चमकता रहा तो वो रामविलास पासवान थे। पासवान के न रहने की टीस जो उनके चाहने वालों के दिलो दिमाग में अरसे तक बैठी रहेगी। जिस वक्त देश में कांग्रेस की हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था, उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल जैसे नेताओं के साथ समाजवाद की अलख जगाने निकले थे रामविलास। 51 साल पहले मात्र 23 साल की उम्र में विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। मंजिलें उनके कदमों के पीछे पीछे भागती रहीं। 1977 में हाजीपुर से जब पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए तो रिकॉर्ड वोट से उस जीत के रिकॉर्ड को 12 साल बाद खुद पासवान ने ही तोड़ा, जब 1989 में वो हाजीपुर से ही चुनाव जीते थे। और तब वोट ही नहीं पाया था, दलित नेता के रूप में ऐसे उभरे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 43 साल के रामविलास पासवान को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया। पासवान ने उस दौर में राजनीति शुरू की थी जब दलितों के लिए न समाज में जगह थी न राजनीति में। वो दया के पात्र माने जाते थे। रामविलास ने उस दया को ईर्ष्या में बदल दिया। उसके बाद तो उन्होंने पलट कर नहीं देखा। पिछले 31 साल से हिंदुस्तान की सत्ता बदलती रही, लेकिन सत्ता की एक धुरी रामविलास बनते रहे। सबसे पहले 1989 में वीपी सिंह की सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री बने थे। उसके बाद 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार में रेल मंत्री और लोकसभा के नेता बने। 1997 में आईके गुजराल की सरकार बनी तो फिर से रेल मंत्री बने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संचार मंत्री बने। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में खाद्य मंत्री बने। रामविलास पासवान के अचानक निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है। सरकार ने अपना एक वरिष्ठ मंत्री खो दिया तो विपक्ष ने अपना एक दोस्त। क्षति अपूर्णीय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये मेरी निजी हानि है। बिहार के सियासी नेताओं को ऐसा लग रहा है कि मानो उनका अभिभावक हमेशा के लिए दूर चला गया। मैं पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। 74 साल की उम्र में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसा कद्दावर नेता जिसने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। सियासत में हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, लेकिन रामविलास पासवान का व्यक्तित्व इसकी सीमाओं के बंधन को नहीं मानता था। सरकार के साथ साथ विपक्ष में भी उनके मित्रों की कमी नहीं थी। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन सांसों के डोर की ताकत अब जिंदगी को आगे तक नहीं थाम पाई।
रामविलास पासवान के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी रामविलास पासवान के निधन से स्तब्ध हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, मेरा दुख शब्दों से परे है। देश में आई इस कमी को भरना नामुमकिन है। मैंने अपना एक मित्र खो दिया है और ये मेरी एक निजी क्षति है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में अपना एक सहयोगी खो दिया है। सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि हर कोई रामविलास पासवान के निधन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। माननीय रामविलास पासवान जी देश की एक मूर्धन्य नेतृत्व की हिस्सा थे। ये विश्वास लायक खबर नहीं है, रामविलास जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है। एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में है। आरजेडी से कांटे की टक्कर है। लेकिन जब रामविलास पासवान के निधन की खबर आई तो विपक्षी नेताओं की आंखें भी नम हो गईं। देखिए, हम लोग का घरेलू संबंध था, आना जाना भी रहता था, हर चीज में दुख में समाचार लेना पूछना, और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे। उनके चले जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। रामविलास पासवान सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी सियासी विरासत की चमक और विरोधियों को अपना बनाने की ललक हमेशा याद की जाएगी। आज तक ब्यूरो।